थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सबसे पहले आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो होता क्या है ये? तो ये होता है गैस इन कंटेनर। अगर आपके कंटेनर में किसी गैस को आपने बंद कर रखा है तो वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। उसके बाद फिर आपने वेरिएबल्स की बात करी थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल कह लो, पैरामीटर्स कह लो, एक ही बात है। तो जब हम बर्तन में बंद गैस की प्रेशर्स के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, हीट के बारे में बात करते हैं, इसी हीट में एक टर्म और आता है एंट्रोपी, तो वो भी कवर हो जाता है। मतलब अगर मान लो कहीं पर आपने कहा कि सर किसी जगह पर ये लिखा हुआ था कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स में प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, एंट्रोपी होता है, तो वो जो एंट्रोपी है क्या होता है ये सीखोगे आप बाद में, लेकिन हीट की अगर आपने बात कर ली तो एंट्रोपी की बात अपने आप हो गई। ठीक, फिर इसके बाद में जब ये आपने पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंप्लीट किया था तो तुरंत जो है आपने प्रोसेसिंग की बात करी थी। प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग में रूल्स आ गए थे कि भाई आपके उस कंटेनर में जो गैस बंद है अगर हम उसके साथ प्रोसेसिंग करते हैं, क्या प्रोसेसिंग करते हैं? सपोज कर लो कि आपने टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट और प्रेशर को बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम का क्या होगा? कभी आपने कोई काम किया, कभी आपने कोई काम किया, तो प्रोसेसिंग पे बात करते हैं। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोसेसिंग इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रोसेसिंग की बात करें तो देखते हैं हमारे पास में क्या क्या चॉइस है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रोसेसिंग की बात करें तो एक तो हमारे पास में चॉइस है और उस चॉइस का नाम है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसका प्रेशर चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन इस पूरी कहानी में जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और प्रैक्टिकली ये जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। इट इज स्लो प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस। अगर आप गर्म चाय पी रहे हैं तो आप धीमे धीमे सिप करके पीते हैं, क्योंकि आप अगर चाय एक साथ पी लेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। भाई आपका जो टंग है, आपका जो भी अंदर का जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनको उसी टेम्परेचर पे रहने की आदत है जिस पर वो रहते हैं। और गर्म चाय 100 डिग्री सेल्सियस की है, गर्म पानी 100 का है, आप सीधे सडनली नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि आपके उन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को उसी टेम्परेचर पर रहना है। फिर भी आप चाय लेते हैं, दूध लेते हैं, तो आप क्या करते हैं? स्लो प्रोसेस। तो जब भी हमारे सामने ये सिचुएशंस आती है कि हम प्रोसेस तो करेंगे लेकिन टेम्परेचर रखेंगे कांस्टेंट, तो प्रैक्टिकल वे में ये काम कैसे होता है? स्लो प्रोसेस है। तो जो भी स्लो प्रोसेस के चेंजेस होते हैं वो आइसोथर्मल में आते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। जैसे सपोज कर लो कि आपके पास में थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और यहाँ पर आपने एक थर्मामीटर लगा दिया है, ये थर्मामीटर लगा दिया टेम्परेचर के लिए, और ऊपर ये पिस्टन लगा दिया और ये गैस है, थर्मामीटर में टेम्परेचर आ रहा है। फिर आपने जो है धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, तो प्रेशर तो आप चेंज कर रहे हो, लेकिन बहुत स्लो वे में प्रेशर चेंज हो रहा है। थर्मामीटर को देखो, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट।
तो एक तो चॉइस आपकी प्रोसेसिंग करने की ये है। दूसरी जो चॉइस आपके पास प्रोसेसिंग करने की है वो है एडियाबैटिक, चॉइस नंबर 2। ये मत समझना कि चॉइस नंबर 2 एडियाबैटिक है, जो मुझे बाद में याद आया उसको मैं चॉइस नंबर 2 लिखूंगा, जो थर्ड नंबर पे याद आएगा उसको मैं चॉइस नंबर 3 लिखूंगा। तो अदर चॉइस है हमारे पास में एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू रहता है कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट रहता है कि आप जो करना चाहें वो करिए, लेकिन सिस्टम की जो हीट एनर्जी है, सिस्टम के पास जो हीट एनर्जी है वो ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी। इसका सीधा मतलब हो गया कि ये सिस्टम ना तो कहीं से हीट लेगा और ना ही ये सिस्टम किसी को हीट देगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारा जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी उसके आसपास कंडक्टिंग लोग ना हों, क्योंकि अगर उसके आसपास कंडक्टिंग लोग होंगे तो कंडक्टिंग लोग इससे हीट ले भी सकते हैं और कंडक्टिंग लोग इससे हीट इसे दे भी सकते हैं। तो अगर हम इसको आइसोलेट कर दें तो अब आइसोलेट का सेंस होता है अकेला। यहाँ पे अकेला का मतलब वो नहीं है, मतलब इसके सराउंडिंग में जो लोग हों, या तो हो ही ना, सबसे अच्छी बात है, या जो लोग हों वो कैसे हो? नॉन कंडक्टिंग। तो जब नॉन कंडक्टिंग होंगे तो ना तो वो हीट ले पाएंगे और ना ही इसको हीट दे पाएंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस था। अब इसके बाद में फिर चॉइस नंबर 3 है आपका, चॉइस नंबर 3 आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में तुम्हें जो बदलना है बदलो, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। इसके बाद में चॉइस नंबर 4 में था हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में तुम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ये 1 2 3 4 लोग हैं जिसको मनो बदलो, लेकिन प्रेशर नहीं बदलेगा। ठीक, प्रेशर नहीं बदलेगा। उसके बाद में फिर है नेक्स्ट नंबर 5 फ्री एक्सपेंशन। नंबर 5 में हम जा रहे हैं, उसका नाम है फ्री एक्सपेंशन। ये कैसा प्रोसेस होता है? तो फ्री एक्सपेंशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम तो बढ़ता है। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम इंक्रीजेज, ऊपर की तरफ एरो मतलब इंक्रीजेज, अंडर कांस्टेंट पी टी, अंडर कांस्टेंट पी टी। तो पी और टी क्या रहता है? कांस्टेंट, और फिर भी क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। और फिर इसके बाद में फ्री एक्सपेंशंस के बाद में एक होता है आपका साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में जैसे आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम का हाल चाल नोट कराया तुमने, आपने कहा कि प्रेशर नोट करो 20 है, वॉल्यूम नोट कर लिए 60 है, टेम्परेचर नोट करिए x है। ये तुमने हमको नोट करा दिया, प्रेशर का हालचाल, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। फिर आपने किसी तरीके से इसको बदला। अब प्रेशर 20 नहीं है, वॉल्यूम 60 नहीं है और टेम्परेचर भी x नहीं है। फिर तुमने इसको फिर से बदला, फिर से चेंज हो गया, वापस वहीं पर फिर आ गए जहाँ से आप चले थे, वापस आप वहीं पर आ गए। इसका मतलब आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम का हाल चाल वैसा ही फिर हो गया जैसा पहले था। चेंज होते 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 फिर फाइनली आपने कहा कि लीजिए जैसा वो था फिर वही कर दिया। ये है साइक्लिक, साइकिल बन गई ना। और एक होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी स्टेट से किसी अदर स्टेट में गया तो उसी स्टेट से वापस इनिशियल में आने के लिए सेम तरीका फॉलो होना चाहिए, सेम रास्ता, सेम रास्ते से। जैसे किसी मेथड से थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो प्रेशर था वो जो है सपोज कर लेते हैं 60 से 80 हो गया,
तो वापस जो है 80 से 60 होने के लिए क्या चाहिए, वही उसका मेथड प्रोसेस फॉलो रिवर्स होना चाहिए। तो जिस रास्ते जिस वे से वो चेंज हुआ है उसी वे से उसको वापस से क्या करना, रीफॉर्म करना, ये रिवर्सिबल हो गया। अगर प्रेशर 60 से 80 हो गया है और फिर तुमने 80 से क्या बनाया 60, लेकिन तुमने जो रास्ता फॉलो किया, जो तरीका फॉलो किया है वो पहले वाला नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको बोलेंगे ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में समझो बात को, डिफरेंस क्या है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये कहता है कि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम इस सिचुएशन में है और वो एक नई सिचुएशन में आया। सिचुएशन का मतलब हो गया जो उसके वेरिएबल थे। तुमने कहा कि इसके प्रेशर की वैल्यू 60 थी, अब क्या हो गया 80 हो गया। हमने कहा वापस 80 से 60 कर दो, तो तुमने कहा सर 80 से 60 हम वापस तो कर दें, लेकिन हम उसी तरीके को फॉलो नहीं करेंगे जिस रास्ते हम 60 से 80 कर रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल कहलाएगा। अगर जिस रास्ते से जिस तरीके से ये 60 से 80 हुआ था उसी तरीके से उसी मेथड से अगर ये 80 से क्या हो जाए 60, तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल कहलाएगा। तो ये बहुत सारे हम लोगों ने प्रोसेस पढ़े थे। और आइसोथर्मल प्रोसेस में जब कोई गैस वर्क डन करती है तो उसका फार्मूला निकाला था, और आइसोथर्मल के बाद में हम लोगों ने फार्मूला किसके लिए निकाला था, आइसोथर्मल के लिए वर्क डन निकाला था, फिर आइसोकोरिक के लिए निकाला था। जनरल फार्मूला ये आया था, आपको बता दें, हमारे पास में dW था, इसका साथी W भी है, याद रखिएगा। हमारे पास में du था, इसका साथी U है, याद रखिए। हमारे पास में dq था, इसका साथी q है, याद रखिए। छोटी छोटी वैल्यू की काउंटिंग करेंगे तो फिर आप d लगा के लिखेंगे। dw होता है वर्क डन, वर्क डन। कभी कभी ये वर्क डन बाय द गैस सिस्टम होता है, गैस सिस्टम मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और कभी कभी ये वर्क डन कैसा होता है, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो जब ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो कैसा होता है, पॉजिटिव, और जब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो कैसा होता है, नेगेटिव। तो वर्क डन, तो कितना कैसे वर्क डन निकालते थे, तो हमें पता था कि अगर गैसियस सिस्टम वर्क डन करता है तो W बराबर होता है इंटीग्रेशन PdV, या गैस सिस्टम पर वर्क डन होता है तो भी W बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन PdV। अब अगर गैस सिस्टम वर्क करता है तो W प्लस में आता है, और अगर गैस सिस्टम पर वर्क होता है तो W नेगेटिव में आता है। ये है इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में भी बातचीत हो चुकी है। तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, नेगेटिव कब होती है, जब टेम्परेचर घटता है। dq यानी ये हीट एनर्जी है, ये पॉजिटिव कब होती है, जब हीट सिस्टम लेता है, और ये नेगेटिव कब होती है, जब ये हीट सिस्टम देता है। तो ये नेगेटिव वाली बात भी आ गई। और फिर हमने देखा था कि dq बराबर होता है du प्लस dw। ये था थर्मोडायनेमिक सिस्टम का कौन सा रूल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला इसी से निकाला था। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला, ये सारे के सारे फार्मूले भी हम लोगों ने किए थे। तो आज की क्लास की जो स्टार्टिंग है वो होने वाली है कि हम एडियाबैटिक प्रोसेस में होने वाले वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। जब आपने W निकाला था, ध्यान लिस्ट बनाते हैं, W माने वर्क डन बाय द गैस सिस्टम। बाय द गैस सिस्टम का मतलब है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो कितना आया था, 2.303 nRT log बेस E V फाइनल V इनिशियल। क्लास में जब हमने ये काम किया था तो ऐसे किया था V2/V1। तो आपके लिए फाइनल वाला वॉल्यूम कितना था,
2 V2 और इनिशियल वाला वॉल्यूम कितना था V1। ये तब निकला था जब हम आइसोथर्मल में थे। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जब अपनी गैस में होने वाले चेंजेस आइसोथर्मल में हो रहे थे, तो वर्क डन बाय द गैस सिस्टम ये था। अगर कोई कहता है नहीं कि वर्क डन ऑन द गैस सिस्टम है, तो फार्मूला यही रहेगा, केवल हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। बाय द गैस सिस्टम का मतलब हो गया गैस ने किया, ऑन द गैस सिस्टम का मतलब हो गया गैस पर किया। तो जब गैस पर किया तो तुमने किया होगा, अब बाय द गैस सिस्टम में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिर हमने W निकाला था और निकल के आया था P V फाइनल माइनस का V इनिशियल। V फाइनल, फाइनल मतलब V2 और इनिशियल मतलब V1। ये तब आया था जब हम किस प्रोसेस में थे, आइसोबैरिक प्रोसेस में थे। हम प्रोसेस में थे मतलब गैस सिस्टम इसी प्रोसेस में था। और फिर W की वैल्यू निकल के आई थी 0 जब अपना ये गैस सिस्टम किस प्रोसेस में था, आइसोकोरिक प्रोसेस में था, आइसोकोरिक प्रोसेस। और देखो कोई वर्क डन निकला है क्या, इतने ही तो थे। तो आज इसमें जो है एक और मेंबर जोड़ देना है कि अगर अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम एडियाबैटिक वे में प्रोसेस कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा। तो आज की हेडिंग होगी वर्क डन W फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के जो चेंजेस होते हैं ना प्रैक्टिकली, भाई अभी आपको बताया कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट का कैपिटल Q है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना तो हीट ये दे सकता है ना ही ये हीट ले सकता है। तो ये जो एडियाबैटिक वाले प्रोसेस हैं ये बहुत तेजी से होते हैं, बहुत तेजी से। जो प्रोसेस बहुत तेजी से किए जाते हैं उनके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबैटिक। जो बहुत जल्दी धीमे धीमे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोथर्मल। तो वर्क डन निकालना है एडियाबैटिक के लिए। तो कैसे काम करेंगे भाई, देखो भैया फंडा क्या है, यहाँ फंडा लिखते हैं। फंडे में आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करिएगा। फॉर एडियाबैटिक, अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो जो गैसेस हैं, जो गैस है वो कौन सा रूल फॉलो करती है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। गैस इस वाले रूल को फॉलो करती है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस रूल का नाम क्या था, पाइसन लॉ, ठीक है ना। और इसको लास्ट वाली क्लास में हमने प्रूफ किया था कैसे आता है। मान लेते हैं कि कांस्टेंट A है, सपोज कर लिया कांस्टेंट A है, तो W माने वर्क डन बाई द गैस निकाल रहे हैं। अरे बाई द गैस निकाल लेते हैं और ऑन द गैस में जो आएगा उस पर नेगेटिव लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन PdV, भाई चाहे जैसा वर्क डन हो हमेशा इसी फार्मूले से तो आया है, तो लिख दिया मैंने PdV। तो W इंटीग्रेशन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, A अपॉन V की पावर गामा साथ में dV। तो इसको ऐसा करते हैं, इक्वेशंस 1 बना लेते हैं। तो यहां लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। A आपका कांस्टेंट है, बाहर कर दो, V की पावर माइनस गामा dV। अब बताओ वॉल्यूम में जो चेंज होगा कहां से कहां तक, तो आपने कहा V1 से V2 तक, V1 से V2 तक का वॉल्यूम चेंज करेंगे। तो आपके पास में फंडे की लिस्ट यहां बनाते चलते हैं। x की पावर n dx होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब जब इंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद में अगर x की वैल्यू है x1 से x2, तो चुपचाप x की जगह पर पहले ऊपर वाली वैल्यू
और फिर नेगेटिव लगाते हैं उसी x की जगह पर नीचे वाली वैल्यू, और बाकी जैसा है वैसा ही रखते हैं। ये है आपका फंडा नंबर नेक्स्ट। तो चलो इस काम को कर लिया जाए। a v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और v1 से v2, v1 से v2। कोई परेशानी किसी को यहां तक? ठीक है, तो W बराबर A, ये जो नीचे वाला रिजल्ट है उसको बाहर कर लिया जाए। तो पहले हम V की जगह पर V2 लिखेंगे, तो आएगा V2 की पावर 1 माइनस गामा, और फिर अपना वाला नेगेटिव लगाते हैं, अपना वाला नेगेटिव, और फिर V की जगह पर V1 लिखेंगे, तो V1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है यहां तक? आइए भाई, आप सबको यहां से चलना चाहिए। जरा इस इक्वेशन 1 पे फिर आते हैं। तो एक हैबिट से तुम्हारी हो चुकी है, जैसे जब जब तुमने ये कहा था कि PV बराबर कांस्टेंट, तो तुरंत तुम कहते थे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखते थे ना ऐसे। तो वही आदत जरा यहाँ फॉलो करो। PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ से बनेगा P1 V1 गामा P2 V2 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या लिखे चल रहे हैं? A, ये हम जानते ही हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यानी कांस्टेंट A की वैल्यू इसके बराबर भी है और कांस्टेंट A की वैल्यू इसके बराबर भी है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे मूव करते हैं। इस रिजल्ट को ऐसा बनाते हैं जो अभी आया है कि थोड़ा सा ये हमको फैमिली का मेंबर लगने लगे, यानी ये बिल्कुल वैसा ही लगने लगे जैसे अभी तक हमने बाकी लोगों को देखा है। तो W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा नीचे है, आने दीजिए। इस A को अंदर ले जाओ, तो V2 1 माइनस गामा और A V1 1 माइनस गामा। तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखिए A का वैल्यू ये वाला, यहाँ V2 है ना, तो A का वैल्यू वो वाला लो जहाँ V2 आ रहा है, यानी A की जगह पे क्या लिख सकते हो? P2 V2 की पावर गामा। तो A की जगह पर आ गया P2 और V2 की पावर गामा, और ऑलरेडी है V2 की कितनी गामा? 1 माइनस पावर गामा A। अब यहाँ पे V1 है, तो A का वो वाला वैल्यू ले लो जो V1 के साथ आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? P1 V1 की पावर गामा A की जगह पर, और ऑलरेडी क्या चल रहा है? V1 1 माइनस गामा। अब V2 का जो है देखो कैलकुलेशन आसान हो गया। W 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पे रह गया P2 और साथ में क्या रह गया? V2, और ये रह गया P1 और साथ में क्या रह गया? V1। तो है ये जाना पहचाना लुक कि नहीं? अब थोड़ा सा पढ़ने में भी आसान है और यूज़ करने में भी आसान है। लीजिए ये रिजल्ट आ गया। तो आइसोथर्मल वाले प्रोसेस का वर्क डन निकाला, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक का भी हम लोगों ने अब निकाल दिया। जाइए वहाँ पर एक अपडेट और, इक्वेशन 2 वाली अपडेट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का मैंने यूज़ किया तब ये रिजल्ट आया फाइनली। अगला जो आर्टिकल है वो इस फंडे पर बेस्ड है, रफ वर्क। ग्राफ में जिनका स्लोप ज्यादा होता है वो हमेशा क्लोज टू ओरिजिन होते हैं। वो हमेशा ओरिजिन से हमेशा
क्लोज होना चाहता है। जैसे आप देखो, मैं बनाता हूं ये अभी इस बात को समझाने के लिए, ये x है, ये y है। एक ग्राफ हमने ये बनाया और एक ग्राफ हमने ये बनाया। बताइए किसका स्लोप ज्यादा है? ऐसे ही बोल रहे हो या फिर कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो? स्लोप किसका ज्यादा है? अच्छा और सुनो, जिसमें चढ़ने पे तुम्हें दिक्कत ज्यादा हो ना, उसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप को अगर तुम नहीं जानते हो तो स्लोप को ऐसे जज कर लिया करो, जैसे एक इस दीवार पर जो कि वर्टिकल है उसमें हम चढ़ना चाहते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, स्लोप इसका बहुत ज़्यादा है। अगर इसको थोड़ा सा झुका दिया जाए और झुका दिया जाए तो हमको उसमें चढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल वे में तुम ऐसे सोच लेना कि जिसमें चढ़ने में, जिस ग्राफ में आपको मूव करने में परेशानी होगी उसका स्लोप क्या है? ज़्यादा। और जिसमें परेशानी नहीं होगी उसका, जैसे जिस फ्लोर पर हम खड़े हैं उसका स्लोप क्या है? 0। आसानी से घूम रहा है, तो स्लोप किसका ज़्यादा है? इसका। और अगर मैथमेटिकली सोचना है तो भी सोच लो, अगर मैथमेटिकली सोचना है तो भी आप सोच सकते हो। भाई स्लोप अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? ये देखा जाएगा कि इस ग्राफ ने x वाली एक्सिस से कितना एंगल बनाया है और इसने कितना एंगल बनाया है। मान लेते हैं इसने थीटा बनाया है, इसने अल्फा बनाया है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan अल्फा। tan थीटा की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव, ऑब्ट्यूज है ना। और tan अल्फा की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव में जो वैल्यू कम आएगी एक्चुअली में वो ज़्यादा होती है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव में तो आएगी लेकिन क्या आएगी? ज़्यादा। मतलब मान लो नेगेटिव का 10 आया और नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में तो आएगी लेकिन 10 से क्या आएगी? कम। तो एक्चुअल में ज़्यादा कौन हुआ ये? तो आप देखो ना, ये O फॉर ओरिजिन है, तो ये ग्राफ ओरिजिन के करीब है कि नहीं? क्लियर ये बात? तो इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, ये किस तरह कारण हम आपको जो है यहाँ पर इस रफ वर्क को लेकर के आए। भाई आइसोथर्मल जो था, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या करता है? आइसोथर्मल प्रोसेस ने कहा था कि हमारे वाले केस में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल कहता है। तो हमने भाई ग्राफ बनाने के बारे में सोचा, V फॉर वॉल्यूम और P फॉर प्रेशर। और ये हम अपना बेसिक आइडिया जानते ही हैं कि जब दो लोगों के बीच में इनवर्स का रिलेशन हो तो उनके बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? हाइपरबोलिक। ये कर्व तो है ही, इस कर्व का नाम क्या है? हाइपरबोलिक। तो PV का ग्राफ हमने बना दिया। अब हम एडियाबैटिक में गए, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने ये देखा कि P प्रोपोर्शनल 1/V की पावर गामा है। भाई आइसोथर्मल में PV बराबर क्या होता था? कांस्टेंट। इसको किसका रूल कहते थे? बायल्स लॉ कहते थे। तो वहां से P प्रोपोर्शनल 1/V मिला था। और एडियाबैटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा क्या होती है? कांस्टेंट। पाइसन लॉ हो गया ये, तो ये रिजल्ट आ गया। तो यानी कि आइसोथर्मल में भी प्रेशर और वॉल्यूम कैसे हैं? इनवर्स के प्रोपोर्शन। और एडियाबैटिक में भी ये कैसे हैं? इनवर्स के प्रोपोर्शन। तो हमने फिर से ग्राफ पेपर तैयार किया। तो अब दोनों लोग इनवर्स के प्रोपोर्शन में हैं, तो हो सकता है कि हम में से कुछ लोग इन दोनों को एक ही जैसा समझ लें। तो मुद्दा यहां पर यह है कि एडियाबैटिक के केस में जो PV का ग्राफ होता है और आइसोथर्मल के केस में जो PV का ग्राफ होता है, तो स्लोप के मामले में ज़्यादा कौन होता है? एडियाबैटिक। मैं प्रूव करूंगा ये बात।
जब मैं तुमको ये प्रूव करके दिखा दूंगा कि देखो ये वाला पीवी किसके लिए है, एडियाबैटिक, और ये वाला पीवी किसके लिए, आइसोथर्मल, और इसका स्लोप ज्यादा है इसका स्लोप कम है, तो कभी अगर दोनों एक साथ आ गए, ये V है और ये P है, किसी ने ये ग्राफ बनाया और एक ग्राफ ये बनाया, बोले बताओ इनमें से एडियाबैटिक कौन है। जब तुमको ये सिखा दूंगा, जब तुमको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा कि स्लोप के मामले में रिच कौन है, एडियाबैटिक, तो जो स्लोप के मामले में रिच है वो ओरिजिन के क्या होता है, करीब, तो ओरिजिन से करीब कौन है, ये, यानी ये जो है वो क्या है, एडियाबैटिक, और ये कौन है, तो पहचानने में कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। तो आइए, जितना मैंने अभी तक बोर्ड पर काम किया है, अगर आपको लगता है कि रफ वर्क आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। हम ध्यान दें इधर, रफ वर्क अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। इस नोट को जरा देखें, इस नोट में टारगेट है कि प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ दैट स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबैटिक greater than slope of PV graph in isothermal, ये प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा, स्लोप निकालने के तरीके क्या होते हैं? स्लोप अगर निकालने को कहा जाए कुल कितने तरीके हैं? टोटल 3 तरीके हैं, और मैं आपको बार बार बताया हूं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। अब 3 तरीके मैं दोबारा यहां रिवाइज तो नहीं करूंगा। स्लोप निकालने के जो तरीके होते हैं उनमें से एक तरीका होता है स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वैल्यू इन वाई एक्सिस, जो आपने वाई एक्सिस पे लिया है, अपॉन में डिफरेंस ऑफ वैल्यू इन एक्स एक्सिस। तो आप देखिए जरा, दोनों ग्राफ को देखिए, तो मैंने वाई एक्सिस पे किसको लिया है, प्रेशर को, और एक्स एक्सिस पे किसको लिया है, वॉल्यूम को। तो यहां पर आ जाएगा डीपी। कैलकुलस की दुनिया में चेंज किससे लिखा जाता है, डेल्टा से नहीं, डी से। तो वाई एक्सिस पर प्रेशर लिया है तो प्रेशर का चेंज डीपी, और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है तो फिर डीवी। और जिनको कैलकुलस अच्छी लगेगी वो क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ की बात हो रही है। एंड आल्सो कीप इन माइंड कि जिसका नाम पहले वो कहाँ जाता है, वाई एक्सिस पे, और जिसका नाम बाद में वो कहाँ जाता है, एक्स एक्सिस पे। तो ये आ गया dp बाई dv, ये रिजल्ट आया यहां तक, ठीक है। इतना देख लो, समझ लो, पक्का ना, कोई दिक्कत हो बताइए। तो अब हम चलते हैं जरा सा आइसोथर्मल को उठाते हैं। तो आइसोथर्मल को पिक किया मैंने। आइसोथर्मल तुम्हारा रूल है पीवी बराबर के, ठीक। अब देखिए यहां पे P के साथ क्या है, dV है, तो मुझे ddV का हमला करना पड़ेगा, ddV इधर भी और ddV उधर भी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कल भी 0 था और आज भी 0 है, तो इधर तो 0 हो गया भाई। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, जरा ध्यान देना। अगर ddx के अंदर दोनों ही वेरिएबल हो, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, मैथ एंड बायो ग्रुप दोनों, कि ddx के अंदर दोनों लोग वेरिएबल हैं, तो रिजल्ट होता है पहला वाला वेरिएबल ddx ऑफ दूसरा, और प्लस दूसरा वाला वेरिएबल ddx ऑफ पहला। अब आप देखो यहाँ पे P और V दोनों वेरिएबल हैं, आप देखो ना ग्राफ में, अरे प्रेशर बदल रहा है तो वॉल्यूम भी तो बदल रहा है,
तो प्रेशर भी आपका वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो यानी डी डी वी के अंदर दोनों वेरिएबल आ गए। तो मैंने इसको बोला पहला, इसको बोला दूसरा, तो पहला वाला डी डी वी ऑफ दूसरा और प्लस दूसरा वाला डी डी वी ऑफ पहला, और ये बराबर क्या हो गया 0। ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। देखो यार ये तो 1 हो गया, नहीं हो गया 1 हो गया ना, तो ये आ गया P प्लस V और dP बाई dV इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया V dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस का P। ठीक, बहुत आसान है, कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, केवल आप साथ में जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरीके से सोचना शुरू करिए। ये आ गया, और dP बाई dV क्या है, स्लोप है। लेकिन ये किस प्रोसेस में हम बात कर रहे थे, आइसोथर्मल। तो लीजिए रिजल्ट आ गया, स्लोप आइसोथर्मल बराबर है dP बाई dV, और ये बराबर किसके आया, माइनस का P बाई V। ठीक है भाई, dP बाई dV क्या है, स्लोप, लेकिन हमने इस इक्वेशन को पिक करके निकाला है, तो ये किसको सपोर्ट करता है, आइसोथर्मल। इसका मतलब ये है, एक लाइन हम यहां लिखते हैं फिर वहां पे सिस्टमेटिक करते हैं, dP बाई dV की जगह पे लिख दिया स्लोप, और ये आ गया माइनस का P बाई V। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्लोप की वैल्यू आई है कितनी आई है, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बोलो। अब यहां से जितना स्पेस मुझे मिले बता देना, क्वेश्चन वाला पार्ट हटा दें, और ये PV बराबर ये इतना हटा दें, ये हटा दें आइसोथर्मल, बाकी नहीं। ठीक है, इतना सही है। ठीक, अब हम चलते हैं जरा सेकेंड एडियाबैटिक को पिक करते हैं। तो एडियाबैटिक क्या कह रहा है, एडियाबैटिक कह रहा है PV की पावर गामा बराबर है। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे dP बाई dV चाहिए, तो ddV का अटैक कर दी जाए। तो ddV PV की पावर गामा और ddV और A। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कल और आज हमेशा 0 ही रहना है, तो 0 कर दिया। यहां पे वही फंडा फिर से लगा दिया, तो इसको पहला माना, तो पहला वाला ddV ऑफ दूसरा प्लस दूसरा वाला और ddV ऑफ पहला। टू द पॉइंट सारी बातें हैं। अब आपको ये भी तो पता है, सारे एडिशनल जो फंडे हैं उसको एक सर्कल में बंद करते हैं कि ddx x की पावर n क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। तो ये फंडा यहां लग रहा है, क्या करोगे, लगा दो P ddV v की पावर गामा, तो ये गामा v की पावर गामा माइनस 1, बोलो यार, प्लस v की पावर गामा और dP बाई dV इज इक्वल टू 0। तो ये इधर आ गया v की पावर गामा dP बाई dV इज इक्वल टू, ये चीज उधर ले जाओ, तो माइनस का गामा P और v की पावर गामा और v की पावर माइनस 1 ऐसे लिखें तो क्या प्रॉब्लम है भाई। ये लिखा है ना v की पावर गामा माइनस 1, इसको v की पावर गामा अलग कर दिया, v की पावर नेगेटिव अलग कर दिया, चल जाएगा ना ये। तो देखो ये कैंसिल हो गया भाई, तो ये आ गया dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस का गामा और ये P बाई V। यार v की पावर नेगेटिव 1 नीचे चला जाएगा ना, तो 1 बाई V बन जाएगा, पक्का। अगेन dP बाई dV क्या है, स्लोप, तो यहां लिखा मैंने स्लोप, और स्लोप बराबर है माइनस का गामा और ये P बाई V
ये स्लोप किसका आया? एडियाबैटिक। तो स्लोप आया एडियाबैटिक, जिसकी की वैल्यू आई है माइनस का गामा पी बाई वी। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया भैया, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। तो स्लोप एडिया अपॉन स्लोप आइसोथर्मल, ठीक है, लिख देता हूं, क्यों कंजूसी करूं, आइसोथर्मल। अब एडिया का स्लोप है माइनस का गामा और पी बाई वी, और आइसोथर्मल का स्लोप क्या है? माइनस का पी बाई वी। तो कैंसिल होने के बाद क्या आ गया? गामा। और आप सबको पता है कि गामा की वैल्यू 1 से क्या होती है? बड़ी। ये पता है कि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो बस आई थिंक सेकेंड लास्ट लाइन है, इसको दोबारा रिपीट किया। आप समझ गए, क्वेश्चन हो चुका है ना, क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो दिस बाई दिस ग्रेटर देन 1, यानी कि दिस वन इज ग्रेटर। नोट करिए। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पर आया है स्लोप एडियाबैटिक अपॉन स्लोप आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा। और गामा जब बनाया ऊपर वाले ने, तो ये कहा कि तुम हमेशा 1 से बड़े ही होगे। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी मिलती है, तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो स्लोप एडियाबैटिक ग्रेटर देन स्लोप आइसोथर्मल। और सारी की सारी जो डिस्कशन और चर्चा हो रही थी वो किस केस में हो रही थी? इन पी वी डायग्राम। जो ग्राफ आप बना रहे हो किसके किसके वर्सेस बना रहे हो? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो ये थी इस रिजल्ट की कहानी। और जब ये पता चल चुका कि भाई एडियाबैटिक वाले का स्लोप ज़्यादा होता है आइसोथर्मल वाले से, तो अब अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों साथ साथ हुए तो जो ओरिजिन के करीब होगा वो कौन है? एडियाबैटिक। और जो ओरिजिन से कंपैरेटिवली दूर होगा वो कौन है? आइसोथर्मल। क्योंकि इस डिस्कशन में, इस आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया रफ वर्क में कि ज़्यादा स्लोप वाले ओरिजिन के पास होते हैं। तो यहाँ से एक बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाला फंडा बनता है कि ड्यू टू ग्रेटर स्लोप of adiabatic we have its PV graph closer to origin than isothermal. तो ड्यू टू ग्रेटर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक वी हैव इट्स पीवी ग्राफ क्लोजर टू ओरिजिन देन आइसोथर्मल पीवी ग्राफ। बढ़ाइए अपना कॉन्फिडेंस इस क्वेश्चन में। ये V फॉर वॉल्यूम है, ये P फॉर प्रेशर है। एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये। इस ग्राफ का नाम रखा गया है CUREVA, इसका नाम रखा गया है CUREVB। तो पहला ऑप्शन कर्व A एडियाबैटिक, दूसरा ऑप्शन कर्व B एडियाबैटिक,
तीसरा ऑप्शन कर्व बी आइसोथर्मल, और लास्ट ऑप्शन कर्व ए आइसोथर्मल। तो कर्व बी एडियाबैटिक है और कर्व ए, ठीक है, ज्यादा स्लोप वाला हमेशा ओरिजिन के पास होता है। देखो एक तो फंडा आपके पास पहले से ही है, बहुत पहले आ चुका था कि जब तुमने W फॉर वर्क डन पढ़ा था बाई द गैस या ऑन द गैस, तो रिजल्ट था इंटीग्रेशन P dV। तो यहाँ से एक विजन निकल के आता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या बन जाता है, वर्क। ये एक विजन सामने आया कि गैसों की कहानी में थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करें तो बन जाते हैं वर्क। तो अब ग्राफ पेपर सजा हुआ है, इधर वॉल्यूम है और इधर प्रेशर है, प्रेशर इधर है। तो हमने कहा कि भाई जो भी ग्राफ बनेगा, अभी बना नहीं है, चलो अच्छा बना लेते हैं। मान लो एक ग्राफ ये बना, तो हमने कहा कि जो ग्राफ बना है उसने कितना एरिया कवर किया जरा निकालते हैं। तो जरा एरिया ऑफ ग्राफ निकाला जाए, एरिया ऑफ ग्राफ। तो जब हम एरिया ऑफ ए ग्राफ निकालेंगे, थोड़ा देखने की कोशिश करो, तो हम इस वाले एरिया को निकालेंगे ना, तो इस वाले एरिया में, तो एरिया निकालने का जनरल फंडा क्या होता है, दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन। तो एक डायमेंशन ये और एक डायमेंशन क्या ये है, तो ये वाली डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम, और वो वाली डायमेंशन क्या है, प्रेशर। प्रेशर और प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या है, वर्क डन। तो ये आ गया W, यानी कि वर्क डन। तो क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिल गया कि एरिया ऑफ PV ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। यानी अगर हमारे सामने ग्राफ है तो हम ग्राफ की सहायता से भी वर्क डन निकाल सकते हैं। भाई देखो ना, एरिया ऑफ ए ग्राफ बराबर क्या बना है, W, और हम किस ग्राफ की बात कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम की। तो क्या सीखने को मिला। अब मैं आपसे पूछूं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो कई सारे फार्मूले तो हैं ही, एक रास्ता और है। अगर मेरे पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ है मेरे पास, तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो बराबर किसके होगा, वर्क डन के। तो मेरा सवाल यहाँ पर अब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम की एक्सेस तैयार हो गई हैं, ये वॉल्यूम है और ये रहा प्रेशर। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में काम किया गया है आइसोबैरिक प्रोसेस में, यानी W माने वर्क डन और प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक। W का नाम है वर्क डन, प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल। W माने वर्क डन, प्रोसेस का नाम क्या है, एडियाबैटिक। तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ तीन अलग अलग लोगों ने 1 by 1 जो है वर्क डन कैलकुलेट किया। समवन काउंट द आइसोथर्मल, सम अदर काउंट द आइसोबैरिक एंड द रिमेनिंग एडियाबैटिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में P बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो ग्राफ की दुनिया में अगर चलें तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर को वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, यही तो आया। इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। जिससे लेना देना नहीं है, ग्राफ की लाइन हमेशा उसी के साथ क्या होती है, पैरेलल। ठीक, जिसने आइसोथर्मल फॉलो किया हुआ है उसके लिए ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो P प्रोपोर्शनल क्या है, 1 by V। तो वो तो हाइपरबोलिक कर्व में जाएगा। तो ये बना आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ
और ये बना आइसोथर्मल वाला। और जो एडियाबैटिक में है वो किस पर जाएगा, P प्रोपोर्शनल V की पावर गामा, और इसका स्लोप ज़्यादा होता है तो आइसोथर्मल के कंपेयर में ये ओरिजिन के क्या होगा, पास। तो देखो आइसोथर्मल के बाद ये आ गया एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, ठीक है ना। अब देखो भाई आइसोबैरिक से एरिया निकलेगा तो वो ये होगा, ये जो एरिया होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आइसोबैरिक, बड़ा एरिया है। और आइसोथर्मल वाला एरिया क्या होगा, ये होगा, आइसोथर्मल वाला एरिया ये होगा, बोलो। और सबसे कम एरिया किसका होगा, एडियाबैटिक। तो यहां से दिखाई देता है कि W आइसोबैरिक ग्रेटर देन W आइसोथर्मल और ग्रेटर देन W एडियाबैटिक, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर मिल चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस फंडे का एक बार फिर से रिवीजन किया जाए, तब बन पाएगी बात, ठीक। नोट कर लो इसको। एक ग्राफ बनाते हैं जो कि साइक्लिक होगा और ये पता लगाएंगे कि उस साइक्लिक कर्व ने कितना एरिया उसके पास है। तो मैंने एक साइक्लिक ग्राफ बनाया, ये लीजिए, ए से चले थे, बी पर गए, बी से सी पर गए और सी से डी पर गए और डी से वापस ए पर आ गए, साइकिल पूरी हो गई। तो इस ग्राफ ने कितना एरिया बाउंडेड किया है, नाउ द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, एरिया बाउंडेड बाय दिस साइक्लिक कर्व, वो निकालना है। तो आंसर है कि एरिया जो होगा वो इसी के क्लोज्ड पार्ट के बराबर होगा। जो ये वाला एरिया है ना, इस एरिया को क्या कहेंगे, एरिया कवर्ड बाय दिस साइक्लिक कर्व। ये बात आप जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना। अगर इसको नहीं जानते हो तो एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें जिसको तुम बेहतर जानते हो। जैसे सपोज कर लो एक साइक्लिक कर्व आया, इस तरीके का आया, थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बना लें जिससे कि आपको लगे कि नहीं आप इसके बारे में जानते हो। ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो ये एक साइक्लिक कर्व बना हुआ है, साइक्लिक ग्राफ बना हुआ है। मुझे चाहिए कि इसने कुल कितना एरिया बाउंडेड किया है। तो आंसर है कि एरिया बाउंडेड बाय इट इज इक्वल टू क्लोज्ड पार्ट एरिया, यानी इस साइक्लिक कर्व का एरिया उतना ही होगा जितना कि क्लोज वाले हिस्से का एरिया है। चलो निकालते हैं। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये mn ले लेते हैं। तो देखो एरिया ए एम एन बी से माइनस करना पड़ेगा एरिया डी एम एन सी, यही तो होगा। तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो याद रखो इस बात को कि क्लोज वाली जो ज्योमेट्रीज होती हैं ग्राफ में, उनका कवर्ड एरिया बराबर क्या, एरिया इनक्लोजेस बाय दैट ज्योमेट्री। नई बात समझ में आ रही मेरी। जैसे अगर कोई ओपन कर्व है, अगर कोई ओपन कर्व है तो वो कितना एरिया देता है। तो तरीका ये होता है, एक ओपन कर्व है, इसने कितना एरिया दिया है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो ये शेडेड पार्ट है दैट इज कंप्लीट एरिया बाय ओपन कर्व। तो ओपन कर्व का मतलब हो गया जिसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग अलग अलग है, वो ओपन कर्व कहलाते हैं। तो ओपन कर्व के एरिया निकालने का तरीका है कि स्टार्टिंग से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
वाई उस फिनिशिंग से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और जो एरिया आएगा दैट इज द एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ ए गिवन ग्राफ। लेकिन ऐसे ग्राफ जिनमें साइकिल बनती है तो उनका एरिया बराबर क्या, क्लोज वाले हिस्से का एरिया। क्लियर है ना, ये बात पढ़ा हुआ है आपने पहले, जानते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसका जरा इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि हमको एरिया हमेशा क्लोज वाले मिलेंगे, ध्यान देना भाई। हमारे पास में है पीवी ग्राफ, लेकिन अंडर साइक्लिक प्रोसेस, अंडर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि भाई यहां से आपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ में प्रोसेसिंग स्टार्ट की और फिर किसी सिचुएशन पर आप पहुंचे, फिर किसी और सिचुएशन पर 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 पहुंचे, और यहीं पर आकर के आपने फिनिश भी किया। तो ये सारा का सारा जो आपका प्रोसेसिंग है वो किस में चला जाएगा, साइक्लिक में। तो पीवी ग्राफ अगर अंडर साइक्लिक प्रोसेस है और कोई हमसे वर्क डन पूछता है तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है ही क्या, कॉन्सेप्ट है वर्क W बराबर एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, ये है। अब मान लेते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ किसी ने ये बनाया हुआ है, ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है, ये, और एक्चुअली ये ग्राफ जो है हमारे ग्राफ पेपर पर बना हुआ है, जहां पर मुझे एक एक खाने का, एक एक डिवीजन का जो है क्या पता होता है, एरिया। तो मुझसे कहा गया बताओ भैया इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा। तो हमने ये देखा कि इस साइक्लिक कर्व में कुल कितने खाने अंदर बंद हैं, और एक खाने का एरिया, एक पार्ट का एरिया हमें पता है कि इस ग्राफ पेपर में एक पार्ट का एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर कितने खाने बंद हो गए हैं, मान लेते हैं 200, तो एरिया कितना हो गया 200 मिलीमीटर स्क्वायर, और यही क्या बन गया, वर्क डन। अब हमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों फार्मूले से बच रहे हैं, फार्मूले से हम इसलिए बच रहे हैं कि जो प्रोसेस साइक्लिक होगा उसमें तो सब आ जाएंगे ना, हो सकता है उसका कुछ हिस्सा कैसा हो, आइसोथर्मल, कुछ पार्ट कैसा हो, आइसोबैरिक, कुछ पार्ट कैसा हो, एडियाबैटिक। तो अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आइसोथर्मल वाले हिस्से का वर्क डन निकालो, पहले अलग फार्मूला लगाओ, इसका वर्क डन निकालो, कैलकुलेशन करो, फिर आइसोबैरिक वाले का वर्क डन निकालो, उसके बाद टोटल क्या करो, प्लस करो। तो ये लंबा प्रोसेस है। तो सबसे छोटा रास्ता क्या है कि जो सामने ग्राफ पड़ा हुआ है उसी ग्राफ का क्लोज्ड इनक्लोज्ड एरिया निकाल दिया जाए, और यही बराबर किसके हो जाएगा, वर्क डन के हो जाएगा। दूसरा यहां पर एक चीज और है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है dq बराबर du प्लस dw। तो इन साइक्लिक प्रोसेस du 0 होगा। क्या ख्याल है आपका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, du 0 क्यों होगा, NCV dt माने टेम्परेचर चेंज। तो जब साइक्लिक प्रोसेस में आप आओगे तो स्टार्ट किया था जहां से वहीं पे फिनिश भी किया है। अगर स्टार्ट का टेम्परेचर T है तो फिनिश पे भी क्या होगा, T ही रहेगा। तो यहां पर जो dt है वो क्या हो जाएगा, 0। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। रख दो यहां पर, तो du 0 तो dq बराबर क्या हो जाएगा, dw। यानी एक कमाल का फंडा और आ गया
कि इस पूरी प्रोसेसिंग में जो वर्क डन होगी, इस पूरे प्रोसेस में जो कैलकुलेटेड वर्क डन होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, हीट एनर्जी के। क्लियर है ना बात, नोट करिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखो तुमको मैंने बताया था 0 नंबर का लॉ, थर्मोडायनेमिक्स में 0 नंबर का लॉ क्या है और फर्स्ट लॉ क्या है। अब बारी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो अगर हमको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझना है तो पहले बात करें हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन की पहले बात कर लें और इसी बातचीत में, इसी डिस्कशन में बीच में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। क्या होता है हीट इंजन, तो पहले इस हीट इंजन के पार्ट्स पे बात करते हैं। हीट इंजन के पास में सोर्स होगा, हीट इंजन के पास में सिंक होगा, हीट इंजन के पास में जो सोर्स होगा उसकी पहचान क्या होगा, इट इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ये एक ऐसी चीज है जिसके पास हाई टेम्परेचर होगा, तो रिजर्वायर, या सीधे सीधे लिख दे हाई टेम्परेचर सोर्स। इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आइडियली ऐसा कोई सोर्स तो नहीं है, फिर भी हम सोर्स जिसको बोलते हैं, तो सोर्स मतलब तुमसे कुछ भी ले लिया जाए, कितना भी आपसे एनर्जी ले लिया जाए, बट आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सन इस फैमिली का एक मेंबर है, ठीक है भाई। लोग कहते हैं कि सन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन इतनी मामूली गिरावट है कि अभी तक उसमें कोई फीलिंग हम लोगों को नहीं आती। और सिंक क्या है, ये लो टेम्परेचर, इट इज लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और इसकी भी पहचान है कि इट्स टेम्परेचर नॉट चेंज विद टाइम। सिंक वो नहीं कहलाता जिसका टेम्परेचर बदल जाए। ये है सोर्स की पहचान, ये है सिंक की पहचान। मतलब सिचुएशन क्या तैयार हो रही है, इससे जितना मनो एनर्जी ले लो, इसको जितना मनो एनर्जी दे दो, तो ना तो ये एनर्जी लेने से कभी मना करेगा और ना ही ये एनर्जी देने से कभी मना करेगा। ये हो गया सोर्स और ये हो गया सिंक। तो हमने यहां पर एक सोर्स का सिंबल बना दिया, ये सोर्स है, सोर्स। मान लिया ये T1 टेम्परेचर पर है, T1 केल्विन, और ये रहा सिंक और ये T2 केल्विन पर है। इससे हीट ली गई, Q1 हीट हमने ली। इस हीट को किसने लिया, किसी डिवाइस ने लिया। उसी डिवाइस का नाम है हीट इंजन, हीट इंजन। उसी डिवाइस का नाम है हीट इंजन जो हीट को लेगा। अब हीट इंजन हीट को लेगा तो क्या करेगा, उसको वर्क में बदलेगा। मान लेते हैं जो वर्क डन वैल्यू मिली वो कितनी थी, W, और जो बचा हुआ हीट था वो किसको चला गया, सिंक को। हीट इंजन जो है वो हीट लेता है, काम करता है, और जो बचा हुआ हीट है वो किसको दे देता है, सिंक को। यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ऐसा कोई हीट इंजन नहीं होता, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना जो कि सारी की सारी हीट सोर्स से ले ले और पूरा का पूरा उसको वर्क में बदल दे। सिंक को क्या मिले, 0। जरा बात को समझना, Q1 एनर्जी ली, समझो जूल में, Q1 जूल ली, और सिंक को जब मिली तो सपोज कर लो Q1 की वैल्यू है 100 जूल, तो हीट इंजन ने 100 जूल लिया
और सिंक को कर दिया वापस 20 जूल, तो 80 जूल कहां गया? वर्क में। यानी W बराबर क्या है? Q1 माइनस Q2, यही तो है W बराबर। बोलो भाई। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ऐसा कभी नहीं होता, W बराबर Q1 कभी नहीं होता। तो ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना जो सोर्स से लेने वाली सारी की सारी हीट को कंप्लीटली 100% किसमें बदल दे। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है ये बात? अच्छा भाई, अब इसने जो है हीट इंजन ने अपना काम किया, ये वर्क डन आ गया। एक बड़ा ही जनरल सा टर्म होता है फिजिक्स में, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है भाई? एफिशिएंसी, इसको हम ईटा से लिखते हैं। इसका जनरल मीनिंग है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होता है। तो जरा चेक करो, आउटपुट में क्या मिला है? W, और इनपुट में क्या लगाया था जो खर्च किया था? Q1। ठीक है ना? तो यहां से ईटा इज इक्वल टू हो गया W की जगह पे क्या लिखें? Q1 माइनस Q2, अपॉन में क्या लिखें? Q1। तो ईटा इज इक्वल टू हो गया, Q1 को अलग अलग डिवाइड कर लो तो क्या बना? Q2 बाई Q1। एक साथ दो काम करेंगे, हम हीट इंजन के बारे में भी जानेंगे और हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो हेडिंग है आपकी हीट इंजन, ब्रैकेट में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हेडिंग आपकी है हीट इंजन। आपने हेडिंग में वो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ ना कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to second law of thermodynamics, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब सुनो क्या कहता है ये सेकेंड लॉ। 100% एफिशिएंसी वाला कोई हीट इंजन नहीं होता। जब एफिशिएंसी 100% हो जाएगी तो ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है ना? तो 100% एफिशिएंसी वाला हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखो हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी, हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी, हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी, not possible। हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी नॉट पॉसिबल। उसके बाद में एफिशिएंसी का फार्मूला लिखो, जो रिजल्ट्स हैं वो लिखो। तो यानी एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू है W बाई Q1। W क्या है? वर्क बाई हीट इंजन, और Q1 क्या है? हीट टेकन बाय इंजन फ्रॉम सोर्स। ईटा का एक फार्मूला ये भी है Q1 माइनस Q2 बाई Q1। तो Q1 की तो कहानी पता ही हो चुकी है क्या है। Q2 क्या है? हीट एनर्जी गिवन टू सिंक बाई इंजन, या वेस्ट भी आप कह सकते हो। जो इंजन ने वर्क किया, बचा हुआ ट्रांसफर कर दिया। सिंक कौन बनेगा? एटमॉस्फेयर। हमारे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में सिंक का काम कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर। फॉर आइडियल हीट इंजन, सॉरी एक लाइन ये भी लिख दें इसकी, 1 माइनस Q2 बाई Q1 अलग अलग डिवाइड करने पर। फॉर आइडियल हीट इंजन, इफ वी आर लुकिंग फॉर द न्यूमेरिकल्स, तो ये फार्मूला भी पता हो, ये फार्मूला भी पता हो, ये पता है तो ये ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा। तो फॉर आइडियल हीट इंजन ईटा इज इक्वल टू है 100%, मतलब 100 बाई 100 यानी कि 1।
रखो जरा यहाँ पे 1, तो 1 इज इक्वल टू Q1 माइनस सॉरी 1 इज इक्वल टू W बाई Q1, तो W बराबर Q1, W क्या है आउटपुट, Q1 क्या है इनपुट, और अभी हम इसके आसपास नहीं पहुंच पाए हैं। 45%, 35%, 15%, 10%, 5% इस तरीके की एफिशिएंसी वाले इंजन बने हैं, जो कि एक बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है। लिखिए कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इंजन की कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ब्रैकेट में के, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को के से लिखते हैं, एंड रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के, ईटा माने एफिशिएंसी, एंड रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के, एंड रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के, ईटा एंड के। तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है ये जान लेते हैं, और इन दोनों में रिलेशन क्या है ये जान लेते हैं। इसको जानने का मतलब कि आपके कुछ न्यूमेरिकल और हो जाएंगे। तो देखो पहले के की डेफिनेशन क्या है, खुद बनाना। के बराबर है Q2 बाई W। Q2 क्या है? हीट ट्रांसफर टू सिंक, ट्रांसफर टू सिंक, और ये सीधे नहीं हुआ है, ये बाई इंजन हुआ है। सिंक को जो हीट ट्रांसफर हुई है वो किसके थ्रू हुई है? बाई इंजन। और W क्या है? वर्क डन है, ये तो जानते ही आप, वर्क डन बाई इंजन। तो भाई डेफिनेशन कैसे बनाओगे अगर जरूरत पड़ी तो? द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू सिंक बाई इंजन एंड वर्क डन बाई इंजन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसको एक काम मेरा पूरा हो गया, के क्या होता है ये पता चल गया। इसको और थोड़ा सा लिख लिया जाए, Q2 बाई W, ये तो है ही Q2 बाई W, Q1 माइनस Q2, और इसको चले जाएंगे तो 1 अपॉन, चलो इतना ठीक है। अब अलग से काम करते हैं। तो K बराबर है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, 1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q2। तो K बराबर 1 अपॉन, अलग अलग डिवाइड कर लो, Q1 बाई Q2 माइनस का 1, ठीक है ना। तो ईटा बराबर क्या था भाई? ईटा बराबर था 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो यहाँ पर आया, इसको इधर ले जाए, Q2 बाई Q1, 1 माइनस ईटा, तो Q1 बाई Q2 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। देना कैलकुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारी नहीं है। तो K इज इक्वल टू आ गया Q1 बाई Q2 है ना ये, तो देखो 1 अपॉन, या थोड़ा इसको ऐसे कर लिया जाए, Q1 बाई Q2 माइनस का 1 इज इक्वल टू हो गया 1 बाई K, ठीक है। अब इक्वेशन 1 का जरा यूज किया जाए इसमें, देखें क्या बनता है। तो Q1 बाई Q2 की जगह पे लिख दिया 1 अपॉन 1 माइनस ईटा, और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 बाई K, यूजिंग इक्वेशन 1। एलसीएम ले लो, 1 माइनस 1 बाई ईटा अपॉन में 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 बाई K, 1 से 1 कैंसिल, ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 बाई K। अभी भी आप चाहो तो फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे ईटा ईटा एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ये भी कर सकते हो। तो देखो करते हैं, एक तो रिजल्ट आ चुका है, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट भी उल्टा और राइट भी उल्टा कर दो, तो क्या बनेगा? 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा इज इक्वल टू K बाई 1, डिवाइड करो 1 बाई ईटा, क्या हुआ? अच्छा ईटा बाई ईटा माइनस 1 इज इक्वल टू K, तो 1 बाई ईटा इज इक्वल टू K प्लस 1,
ईटा इज इक्वल टू हो गया 1/1 प्लस के। इसमें देखो ईटा एक तरफ बाकी के एक तरफ, उसमें थोड़ा सा दिक्कत वाला है काम, नोट कर लीजिए।